जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आप देखते रहें। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप संविधान के 5वें अध्याय पर बने वीडियो देख रहे हैं। पिछले अनुच्छेद में न्यायाधीशों के आचरण पर संसदीय चर्चा का प्रतिबंध की 49वीं वीडियो बनाकर इसके 121 तक कुल अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में न्यायाधीशों के आचरण पर संसदीय चर्चा का प्रतिबंध 50वीं वीडियो बनाकर इसके 122 और 123 वे अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये उद्धरण भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर प्रकाश डालता है, जिनमें से एक संसद की कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा को सीमित करता है। जय भीम साथियों, आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम संसद कार्यवाही और राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति पर बात करेंगे। बता दें कि यह उद्धरण भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर प्रकाश डालता है, जिनमें से एक संसद की कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा को सीमित करता है। अनुच्छेद 122 स्पष्ट करता है कि संसद की किसी भी कार्यवाही की वैधता को प्रक्रिया में कथित अनियमितता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है और संसदीय अधिकारियों पर उनके प्रक्रियात्मक शक्तियों के प्रयोग के संबंध में अदालती अधिकार क्षेत्र लागू नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की विधायी शक्तियों का वर्णन करता है जब संसद सत्र में नहीं होती है। यह प्रावधान राष्ट्रपति को तत्काल कार्रवाई के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, जिसका वही बल और प्रभाव होता है जो संसद के अधिनियम का होता है। हालांकि ऐसे अध्यादेशों को संसद के पुनः संयोजन के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। चलो आओ पहले सुनते हैं अनुच्छेद में क्या लिखा है, बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न करना। 1. संसद में किसी कार्यवाही की वैधता प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी। 2. संसद का कोई भी अधिकारी या सदस्य जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन संसद में प्रक्रिया या कार्य संचालन को विनियमित करने या व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के प्रयोग के संबंध में किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं होगा। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 1. यदि किसी भी समय संसद के दोनों सदनों के सत्र में होने के सिवाय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उसे तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जो परिस्थितियां उसे अपेक्षित प्रतीत हों। 2. इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का संसद के अधिनियम के समान बल और प्रभाव होगा, किंतु ऐसा प्रत्येक अध्यादेश का संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः संवेद होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पूर्व दोनों सदनों द्वारा उसके निर्नुमोदन के संकल्प पारित कर दिए जाते हैं, तो उन संकल्पों में से दूसरे के पारित होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा और राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा। स्पष्टीकरण। जहां संसद के सदनों को भिन्न भिन्न तिथियों पर पुनः संवेद होने के लिए बुलाया जाता है, वहां इस खंड के प्रयोजनों के लिए 6 सप्ताह की अवधि की गणना उन तिथियों में से पश्चातवर्ती तिथि से की जाएगी। 3. यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जिसे संसद इस संविधान के अधीन अधिनियमित करने के लिए सक्षम नहीं होगी, तो वह शून्य होगा। 1.4 1. कोष्ठक और शब्द सदन की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति सहित अंतःस्थापित संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रवर्तन की तिथि अभी अधिसूचित की जानी है।
आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने भारतीय संविधान के दो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, 122 और 123। इनसे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और हम इनमें छिपी बातें और इनके व्यावहारिक असर को समझने की कोशिश करेंगे। जी। ये अनुच्छेद संसद की कार्यवाही की, कह सकते हैं, अंदरूनी स्वतंत्रता और राष्ट्रपति की कानून बनाने की एक खास शक्ति से जुड़े हैं। हमारा मकसद है कि इन प्रावधानों की जो बारीकियां हैं उन्हें खोलें और समझें कि ये हमारे शासन व्यवस्था में कैसे एक संतुलन बनाते हैं या कभी-कभी शायद तनाव भी पैदा करते हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 122 देखिए, एक तरह से संसद की कार्यवाही को अदालती जांच से बचाता है, और वहीं अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस के जरिए कानून बनाने की ताकत देता है, लेकिन सिर्फ तब जब संसद सत्र में ना हो। ये दोनों ही प्रावधान वो जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, और शासन की निरंतरता, उसके लिए जरूरी माने जाते हैं। पर हाँ, इनके अपने अपने सवाल भी उठते हैं। तो चलिए फिर सीधा मुद्दे पर ही आते हैं। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 122 से। ये क्या कहता है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हाँ, इसका पहला खंड वो कहता है कि संसद की किसी भी कार्यवाही की वैधता को प्रक्रिया में अगर कोई कथित अनियमितता हो, मतलब इर्रेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर, तो उस आधार पर अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। जी। यानी अगर संसद के अंदर कोई काम करने के तरीके में कोई कमी रह गई हो तो उस बेसिस पर कोर्ट में सवाल नहीं उठाया जा सकता। यही मतलब हुआ? हाँ, बिल्कुल। ये प्रावधान दरअसल विधायिका की, लेजिस्लेचर की स्वायत्तता का एक तरह से आधार है। आप सोचिए, अगर संसद में हुई हर बहस, हर वोटिंग या प्रक्रिया की हर छोटी मोटी कमी को लेकर कोई भी कोर्ट चला जाए, तो फिर संसद अपना काम कैसे करेगी? सही बात है। कानून बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो तो ठप हो जाएगी। तो इसीलिए संविधान बनाने वालों ने सोचा कि संसद अपनी अंदरूनी प्रक्रियाओं को, अपने इंटरनल प्रोसीजर्स को खुद ही कंट्रोल करें और प्रक्रियात्मक कमियों के लिए उसे अदालतों के प्रति जवाबदेह न बनाया जाए। अच्छा, और इसका दूसरा खंड वो भी तो कुछ अधिकारियों और सदस्यों को एक तरह का संरक्षण देता है। हाँ, देता है। हाँ, खंड 2 ये कहता है कि संसद के किसी भी अधिकारी जैसे स्पीकर या चेयरमैन या सदस्य को, जिन्हें संविधान के तहत प्रक्रिया या कार्य संचालन को विनियमित करने या सदन में व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां मिली हैं, जी। तो उन शक्तियों के प्रयोग के संबंध में किसी भी अदालत के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं किया जाएगा। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए स्पीकर ने किसी सदस्य को बोलने दिया या नहीं दिया, या किसी प्रस्ताव को स्वीकार किया या नहीं किया, सदन में व्यवस्था कैसे बनाई, ये जो फैसले हैं जो सदन के रोजमर्रा के संचालन से जुड़े हैं, उनको सामान्य तौर पर अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये संसद के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनको बिना किसी बाहरी दबाव के अपना काम करने की आजादी देता है। लेकिन क्या इस सुरक्षा की कोई सीमा नहीं है? मतलब मान लीजिए प्रक्रिया की अनियमितता की आड़ में कुछ ऐसा हो जाए जो संविधान के ही खिलाफ हो, तब? देखिए, यहीं पर बात थोड़ी सी पेचीदा हो जाती है। ये जो संरक्षण है ये प्रक्रिया की अनियमितता के लिए है। अच्छा। अगर मुद्दा ये है कि संसद ने जो कानून बनाया है वो मान लीजिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या संविधान के किसी मूल ढांचे के ही खिलाफ है, तो उस कानून की संवैधानिकता को तो बिल्कुल अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 122 सिर्फ प्रक्रियात्मक पहलुओं को, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को अदालती जांच से बचाता है, न कि कानून की संवैधानिकता को। हाँ, ये बात सही है कि व्यवहार में, प्रैक्टिकल में प्रक्रिया और संवैधानिकता के बीच की जो लाइन है वो कभी-कभी थोड़ी धुंधली हो सकती है, और यहीं पर फिर न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ, ये एक बहुत अहम संतुलन है। अच्छा, अब आते हैं अनुच्छेद 123 पर। ये राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति देता है। ये शक्ति तो काफी असाधारण लगती है क्योंकि आमतौर पर तो कानून बनाना संसद का काम है। बिल्कुल है। अनुच्छेद 123 का खंड 1 इसकी शर्तें बताता है। ये कहता है कि अगर किसी समय जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो, यानी छुट्टी पर हो, और राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है, प्रेसिडेंट इज सैटिस्फाइड, कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिनके कारण उन्हें तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है, तो वे ऐसा अध्यादेश जारी कर सकते हैं जैसा उन्हें उन परिस्थितियों में जरूरी लगे। हाँ, इसमें दो बातें खास हैं। पहली, संसद का सत्र में ना होना, मतलब अगर लोकसभा या राज्यसभा कोई एक भी सत्र में नहीं है तब भी अध्यादेश आ सकता है।
अच्छा। लेकिन अगर दोनों सत्र में हैं तो नहीं आ सकता। और दूसरी और शायद ज्यादा जिस पर बहस होती है वो शर्त है राष्ट्रपति का समाधान। ये समाधान इस बात पर होना चाहिए कि हालात ऐसे हैं कि भाई तुरंत एक्शन लेना है और संसद के सत्र का इंतजार नहीं किया जा सकता। ये समाधान शब्द, ये अपने आप में काफी व्यक्तिपरक मतलब सब्जेक्टिव सा लगता है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जब चाहें ये मान लें कि हाँ भाई तत्काल जरूरत है? देखिए, सैद्धांतिक रूप से तो ये राष्ट्रपति का समाधान है, पर हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसमें राष्ट्रपति आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करते हैं। हाँ, सही है। तो व्यवहार में ये सरकार का समाधान होता है कि अध्यादेश लाना जरूरी है, और यहीं से फिर वो सवाल उठता है कि क्या इस समाधान का इस्तेमाल कभी-कभी सिर्फ राजनीतिक सहूलियत के लिए भी किया जा सकता है, बजाय इसके कि वाकई कोई तत्काल जरूरत हो। इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं जब अध्यादेश लाने की तत्काल आवश्यकता पर सवाल खड़े हुए हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, तो अगर अध्यादेश जारी हो गया, मान लीजिए, तो उसका कानूनी दर्जा क्या होता है? क्या वो संसद के कानून जैसा ही होता है? हाँ, अनुच्छेद 123 का खंड 2 कहता है कि इस अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा, मतलब फोर्स इन इफेक्ट, जो संसद के अधिनियम का होता है। यानी कानूनी तौर पर ये संसद के बनाए कानून के बराबर ही है। लेकिन जैसा आपने अभी इशारा किया, इस पर कई महत्वपूर्ण सीमाएं भी हैं। हाँ बिल्कुल, और ये सीमाएं ही इस असाधारण शक्ति को नियंत्रण में रखती हैं। पहली सीमा खंड 2A, हर अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के सामने रखना होगा। ये अनिवार्य है, इसे छुपाया नहीं जा सकता। ठीक है। दूसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण सीमा है समय की। जैसे ही संसद दोबारा बैठती है, मतलब रीअसेंबली होती है, उसके 6 हफ्तों के अंदर अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाएगा, अगर उसे संसद से बाकायदा कानून के तौर पर पारित नहीं करवाया गया। 6 हफ्ते? हाँ, ये 6 हफ्ते की अवधि ही अध्यादेश को एक अस्थायी, एक टेम्पररी उपाय बनाती है। और अगर संसद 6 हफ्ते का इंतजार ही ना करे, मतलब अगर सदन उसे पहले ही नामंजूर कर दें तो? बिल्कुल, अगर संसद के दोनों सदन अध्यादेश को अस्वीकार करने का संकल्प, मतलब रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट, पारित कर देते हैं, तो जैसे ही दूसरा सदन भी वो संकल्प पारित करेगा, अध्यादेश उसी वक्त खत्म हो जाएगा। अच्छा। ये संसद की सर्वोच्चता को दिखाता है कि कार्यपालिका ने जो अस्थायी कानून बनाया है वो आखिरकार संसद की इच्छा के अधीन ही है। इसमें एक स्पष्टीकरण भी है जो कहता है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा अलग-अलग तारीखों पर सत्र के लिए बैठती हैं, तो वो 6 हफ्ते की गिनती बाद वाली तारीख से होगी। हाँ, वो प्रक्रियात्मक स्पष्टता के लिए है, ताकि कोई भ्रम ना हो। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे अध्यादेश खत्म हो सकता है, खंड 2B। राष्ट्रपति चाहें तो किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। अच्छा, और एक और अहम संवैधानिक सीमा भी है शायद, जो खंड 3 में है। हाँ, बहुत जरूरी। खंड 3 ये पक्का करता है कि अध्यादेश के जरिए ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जिसे बनाने की शक्ति संसद के पास ही ना हो। मतलब अगर कोई विषय राज्य सूची का है जिस पर सामान्यतः संसद कानून नहीं बना सकती, तो उस पर अध्यादेश भी नहीं लाया जा सकता। या अगर कोई अध्यादेश मान लीजिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वो उस हद तक शून्य यानी वॉइड होगा। अध्यादेश संविधान के दायरे से बाहर जा ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर देखें तो अनुच्छेद 123 एक तरह की आपातकालीन विधायी व्यवस्था है, मतलब जब संसद मौजूद ना हो और तुरंत कानून की जरूरत पड़ जाए। लेकिन ये शक्ति अस्थायी है, संसद के अनुमोदन पर निर्भर है और पूरी तरह से संवैधानिक सीमाओं के अंदर ही इस्तेमाल की जा सकती है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक बहुत नाजुक संतुलन है। एक तरफ अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने के लिए सरकार को जरूरी शक्ति देना, लेकिन साथ ही ये भी पक्का करना कि कानून बनाने की जो अंतिम शक्ति है वो जनता द्वारा चुनी गई संसद के पास ही रहे। इन सीमाओं का मकसद ही यही है कि अध्यादेश राज न हो जाए, मतलब रूल बाय ऑर्डिनेंस, जहां सरकार संसद को एक तरह से बाईपास करके ही कानून बनाने लगे। हाँ, ये जरूरी है। यहाँ पर वैसे अनुच्छेद 122 से जुड़ा एक फुटनोट भी है जो हमारे स्रोत में दिया गया है। अच्छा, क्या है वो? इसने संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 का जिक्र है, जिसने अनुच्छेद 122(1) में ये जोड़ने का प्रयास किया था कि प्रक्रिया की अनियमितता में सदन की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति सहित इंक्लूडिंग कोरम भी शामिल माना जाएगा। गणपूर्ति यानी कोरम, सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या जरूरी होती है। हाँ, वही। तो इसका मतलब ये होता कि अगर कोरम पूरा नहीं था, तब भी उस कार्यवाही को प्रक्रिया की अनियमितता मानकर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। हाँ, मंशा तो यही लगती है। लेकिन वो फुटनोट ये भी बताता है कि इस संशोधन को लागू करने की तारीख कभी अधिसूचित मतलब नोटिफाई ही नहीं की गई। ओह अच्छा। तो ये प्रावधान फिलहाल लागू नहीं है। नहीं, लागू नहीं है।
पर यह जानना दिलचस्प है कि एक समय पर विधायिका ने अपनी आंतरिक कार्यवाही को न्यायिक समीक्षा से बचाने का जो दायरा था, उसे कोरम जैसे मुद्दे तक बढ़ाने का विचार किया था। हाँ, ये जानकारी संदर्भ के लिए तो महत्वपूर्ण है, भले ही आज लागू ना हो। तो अगर हम इन दोनों अनुच्छेदों को अब साथ रखकर देखें, 122 संसद की अपनी अंदरूनी प्रक्रियाओं को बचाता है और 123 खास परिस्थितियों में कार्यपालिका को अस्थायी कानून बनाने की शक्ति देता है। हाँ, और दोनों ही कहीं ना कहीं विधायिका और न्यायपालिका के बीच और विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के संतुलन को तय करते हैं। अनुच्छेद 122 संसद की स्वतंत्रता पक्की करता है ताकि वो बिना बाहरी दखल के काम कर सके। और अनुच्छेद 123 कार्यपालिका को जरूरत पड़ने पर तेजी से कदम उठाने की क्षमता देता है, लेकिन साथ ही उसे संसद के प्रति जवाबदेह बनाकर रखता है। ये पूरा ढांचा जो है वो संवैधानिक नियंत्रण और संतुलन, मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस के सिद्धांत पर आधारित लगता है। अनुच्छेद 123 की जो सीमाएं हैं, संसद के सामने रखना, वो 6 हफ्ते की समय सीमा, संसद द्वारा अस्वीकृति का अधिकार और संवैधानिक दायरे में रहने की शर्त, ये सब इसी नियंत्रण और संतुलन का हिस्सा है ना? बिल्कुल, ये सीमाएं ही हैं जो शक्ति को लोकतंत्र के दायरे में रखती हैं। इनके बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति कार्यपालिका को आप कह सकते हैं अत्यधिक ताकतवर बना सकती थी। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल फिर से मन में आ रहा है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। वो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का समाधान, सैटिस्फैक्शन, कि भाई तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। क्या ये वाकई पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा से परे है? अगर ऐसा लगने लगे कि अध्यादेशों का इस्तेमाल नियमित विधायी प्रक्रिया से बचने के लिए किया जा रहा है या विवादास्पद कानूनों को पिछले दरवाजे से लाने के लिए हो रहा है, तो क्या न्यायपालिका इस समाधान की असलियत पर सवाल उठा सकती है? एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, प्रासंगिक और लगातार बहस का मुद्दा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों में इस पर विचार किया है। हालांकि अदालतों ने सामान्यतः राष्ट्रपति यानी असल में सरकार के समाधान में सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने से परहेजी किया है। अच्छा। लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया है कि ये शक्ति मनमाने ढंग से या दुर्भावनापूर्ण तरीके से, मतलब मालाफाइड तरीके से इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अगर ये साबित किया जा सके कि अध्यादेश लाने का कोई तार्किक आधार ही नहीं था या ये संविधान के साथ एक तरह की धोखाधड़ी है, फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो न्यायपालिका बिल्कुल हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये कहना कि समाधान पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा से बाहर है, शायद पूरी तरह सही नहीं होगा। इसकी समीक्षा की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं है। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये शक्ति जितनी उपयोगी है उतनी ही सावधानी से इस्तेमाल करने वाली भी है। आज हमने अनुच्छेद 122 और 123 के जरिए भारतीय संविधान के दो काफी अहम पहलुओं को समझा, संसद की अपनी प्रक्रियाओं पर स्वायत्तता और कार्यपालिका की सीमित विधायी शक्ति। जी, और ये भी देखा कि कैसे संविधान इन शक्तियों को सिर्फ परिभाषित ही नहीं करता, बल्कि उन पर नियंत्रण भी स्थापित करता है, ताकि शासन व्यवस्था सही ढंग से चले और किसी एक अंग के पास असीमित शक्ति ना आ जाए। इस गहरी पड़ताल के बाद एक विचार मन में आता है, क्या अध्यादेश लाने की शक्ति का अगर बार बार इस्तेमाल हो, भले ही वो संवैधानिक सीमाओं के अंदर ही क्यों न हो, तो क्या ये धीरे धीरे संसद की भूमिका को कमजोर करता है? क्या ये विधायिका में जो बहस होती है, विचार विमर्श होता है, उस प्रक्रिया के महत्व को कहीं ना कहीं घटाता है? इस पर सोचना शायद हमारे लोकतंत्र की सेहत के लिए जरूरी है। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो पूरा सुना। उम्मीद है आपको इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।